जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लासेस के अंदर भौतिक विज्ञान की सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे, क्वेश्चन सीरीज के बारे में, और पिछली क्लासेस में हमने प्रकाश वाले चैप्टर की क्वेश्चन सीरीज पढ़ी थी। आज ऐसा ही मैं एक नया टॉपिक ध्वनि वाले क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आप इसी तरीके से जैसे पिछली वीडियो आपने पढ़ी थी, उनके क्वेश्चंस करे थे, वैसे ही इनको करोगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, ये आपके लिए नींव के पत्थर साबित होंगे और ये ऐसा प्रहार करेंगे आपके एग्जाम में कि आप देखोगे कि एज इट इज क्वेश्चन आपके उतरेंगे एग्जाम में और आपको हतप्रद रह जाओगे आपकी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट आ गए। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन बिना समय को वेस्ट किए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रस्तुत है। ये रहा पहला क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। आर्मी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा। इधर ध्वनि की चाल जो है वो सबसे ज्यादा होती है ठोसों में, सॉलिड के अंदर। सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है? ठोसों में होती है। उसके बाद होती है दोस्तों, ठोसों के बाद में होती है ये द्रवों में यानी लिक्विड्स के अंदर, और उसके बाद ये होती है आपके पास गैसों के अंदर। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोसों में, उसके बाद द्रवों में, और उसके बाद किसके अंदर सबसे कम किस में होती है? गैसों के अंदर। तो बताइए सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है? ठोसों में होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस। ठीक है, तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है? ठोस के अंदर होती है, सॉलिड के अंदर होती है। हमें ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। देखिए, ध्वनि जो होती है, ध्वनि की चाल हर माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे मैंने बोला आपको, ठोस में अलग होगी, द्रव में अलग होगी और गैसों में अलग होगी। हर माध्यम में अलग अलग होती है। तो अगर मैं पूछूं वायु में ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 332 मीटर प्रति सेकंड। ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा और आप इसे कंठस्थ करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन आपके पास पूरे 25 पैसे की नारंगी की गोली के लिए। अगला क्वेश्चन है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। अवश्रव्य को कहा जाता है इंफ्रासोनिक। अवश्रव्य तरंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं इनको? इंफ्रासोनिक। ध्यान रखना, अंग्रेजी नाम भी ध्यान रखना, हिंदी में यूं का यूं उठ के आ जाता है। इंफ्रासोनिक वेव्स। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पहली बात, सर हमें तो यही नहीं पता अवश्रव्य तरंगे क्या होती है। अवश्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे होती है जिनको मनुष्य के कान सुन नहीं सकते, जिनको हम लोग सुन नहीं सकते। और उनकी आवृत्ति कितनी होती है? उनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। कितनी होती है बताओ दोस्तों? 20 हर्ट्ज से कम। तो अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। तो आपका अगला प्रश्न होगा, तो मार साहब मन तो ओ बताओ कि इसको फिर सुन कौन सकता है। तो इसको कौन सुन सकता है? इसको सुन सकते हैं कुत्ते, है ना। कुत्ते सुन सकता है, बिल्ली सुन सकता है, ठीक है, ऊंदरा सुन सकता है। ये ऊंदरा मतलब चूहा, ये सारे जो पशु होते हैं इसको सुन सकते हैं। तभी आपने देखा होगा जब भूकंपीय तरंगे होती है, भूकंपीय तरंगे ये होती है अवश्रव्य तरंगे। तो जब भी भूकंप, ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है, तो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के समय जो कुत्ते बिल्ली होते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं? ये बायड़े हो जाते हैं। बायड़ा मतलब क्या होता है? ये पागल हो जाते हैं। ये अजीब अजीब सी ध्वनियां निकालते हैं। आपने देखा होगा जब भी भूकंप वगैरह आता है तब क्या होता है? कुत्ते चिल्लाने लगते हैं, बोबाने लगते हैं। बोबाने का मतलब रोने चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको भूकंपीय तरंगों की आवृत्ति सुनाई देने लगती है। क्योंकि भूकंपीय तरंगे कौन सी तरंगे हैं? अवश्रव्य तरंगे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उन भूकंपीय तरंगों की, जो कि एक अवश्रव्य तरंग है, उनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो आपका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम। तो अवश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, कोई भी तरंग दो प्रकार की होती है, एक तो होती है यांत्रिक और एक होती है अयांत्रिक।
यांत्रिक तरंग कौन सी होती है? ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वो कौन सी तरंगे होती है? यांत्रिक तरंगे होती है। और अयांत्रिक तरंगे कौन सी होती है? ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है सर, समझ में आ गया हमें। अब यांत्रिक तरंगों के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्घ्य। अब इसमें क्या ध्यान रखना है हमें, जो प्रकाश तरंगे होती है वो तो होती है अनुप्रस्थ, और ध्वनि तरंगे कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्वनि कैसी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है जिसके कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। चलिए ये बहुत आगे की बातें हैं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं अपन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? अब देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी क्या है, सभी लोग पुराने ढर्रे से पढ़ रहे हैं, उसी लेवल से, ठीक है, और कई कई तो पढ़ भी नहीं रहे, और कई टीचर्स भी ऐसे हैं, कई शिक्षक भी ऐसे हैं, और कई लोग भी महानुभाव जो अपने को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, वो ये कह रहे हैं क्या मतलब है आपको, अब अग्निवीर है, 4 साल के लिए जाना है, आप मत पढ़ो, होगा तो होगा, देख लेना, पेपर दिया के आ जाना, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक। दोस्तों हर बात के दो साइड होते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच होती है, एक नेगेटिव अप्रोच होती है। आप ये सोच के चल रहे हो अग्निवीर है, 4 साल की नौकरी, उसके बाद क्या होगा, आप ये नहीं देख रहे कि 4 साल के बाद आप परमानेंट भी हो सकते हो, और उसके बाद में जब आप मान लो आप निकल के भी आते हो फोर्स से, तो आपको बाकी ऑप्शंस क्या मिलते हैं। एक कवि ने दोस्तों बहुत ही अच्छी बात कही है, अगर आप किसी ने, बहुत लोगों ने सुना होगा, तो बहुत एक अच्छी बात कही है कि दुनिया में मिलते हैं आशिक कहीं, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर, सोने से सिमटकर सोते हैं कई, मरते हैं कई, लेकिन लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखना दोस्तों, कि अगर आप लोग इस सेना की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम 4 साल के लिए जा रहे हैं, या 10 साल के लिए जा रहे हैं, या 1 साल के लिए जा रहे हैं, या 1 दिन के लिए जा रहे हैं। आपको इस चीज के बारे में नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि हमें नौकरी लगनी है और हमें देश की सेवा करनी है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपको उसमें पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो पहला देखिए, शानदार क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए पहले प्रतिध्वनि क्या होती है? प्रतिध्वनि क्या होती है? प्रतिध्वनि होती है अगर हम कोई बात बोलते हैं, वो टकरा के वापस आती है, वो प्रतिध्वनि कहलाती है। तो अगर अपन को प्रतिध्वनि सुननी है, तो जो सामने से जहां से टकरा के आ रही है और जो बंदा सुन रहा है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? उन दोनों के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। लगभग 16.6 होती है, ये एग्जैक्ट तो होती है 16.6, लेकिन इसको मतलब अप्रोक्स में कितना बोल देते हैं? 17 मीटर कह देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? अपन लोग जो साधारण अभी बातचीत कर रहे हैं, इसमें ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों, मन लगा के पढ़ना है आपको, और इन सारे क्वेश्चनों को आपको कंठस्थ करना है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है आपके पास 50 से 60 डेसिबल के बीच में। कितनी होती है? 50 से 60 डेसिबल के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, आपको फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न पूरे 5 करोड़ के लिए, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? मतलब चमगादड़ जो अपनी ध्वनि निकालती है, जिसको बैट्स कहते हैं, चमगादड़ अपना भोजन ढूंढने के लिए रात को ध्वनियां निकालती है, जिसको बैट्स कहते हैं, वो ध्वनि कैसी होती है? वो ध्वनि होती है आपके पास पराश्रव्य ध्वनि, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है अल्ट्रासोनिक। बहुत इंपॉर्टेंट, अंग्रेजी में भी ध्यान रखना इसको, अल्ट्रासोनिक वेव्स। पराश्रव्य ध्वनि जिसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। और इस अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। यह भी आपको ध्यान रखना है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? पराश्रव्य, और उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगली बात, नेक्स्ट क्वेश्चन, आती हुई कार की चाल मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर निम्नलिखित में से क्या चमकाता है? देखिए, आपने कभी देखा होगा, आप अगर हाईवे पे चल रहे हो
और आपका कभी ओवर स्पीड का चालान कटा हो, है ना, बहुत लोगों का कटता है ओवर स्पीड का चालान, यानी गति से ज्यादा, यानी आप जो गति सीमा होती है निश्चित गति सीमा उससे अगर ज्यादा की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो सड़क पे तो उसका चालान आपका बहुत बहुत ज्यादा बार कटा होगा, कहीं होगा। देखा होगा आपने, एक गाड़ी 1 किलोमीटर दूर खड़ी है पुलिस की इंटरसेप्टर, और वो आपका चालान काट देती है, बोले कि आप 1 किलोमीटर पीछे से तय सीमा से ज्यादा स्पीड से आ रहे थे। तो कई कई बच्चे तो कई लोग तो हैरान हो जाते हैं, यार इसको कैसे पता चला हम इतनी स्पीड से आ रहे थे। तो वो उसको कोई देवता नहीं आ रहे उसके अंदर, कोई भेरू जी नहीं आ रहे जो उसको बता रहे हैं कि ये गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही है। उस गाड़ी की स्पीड मापने के लिए जो पुलिस अधिकारी है या इंटरसेप्टर जो गाड़ी होती है वो किसका यूज करती है, वो माइक्रोवेव्स का उपयोग करती है, जिसको कहा जाता है सूक्ष्म तरंगे। माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे किसी भी ध्वनि की चाल मापने के लिए, ऑब्जेक्ट की किसी वस्तु की चाल मापने के लिए उपयोग में आती है। आपने देखा होगा, क्रिकेट देखा होगा, कहते हैं शोएब अख्तर 162 की गति से गेंद फेंक रहा है, ब्रेटली 158 की गति से गेंद फेंक रहा है, ऐसे ही कहते हैं ये गेंदबाज इतनी गति से गेंद फेंक रहा है, उमरान मलिक 155 की गति से गेंद फेंक रहा है। अरे तो भाई इनको कैसे पता कि इतनी गति से गेंद फेंक रहा है? तो स्टंप के पास में सूक्ष्म तरंगे छोड़ने वाली एक डिवाइस लगी होती है जो उसकी गति मापती है। तो ध्यान रखना, सूक्ष्म तरंगे गति मापने के काम में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या होता है? डेसिबल होता है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई। अभी मैंने बताया था आपको, साधारण बातचीत की तीव्रता क्या होती है, आपने बोला था सर 50 से 60 डेसिबल। तो संगीत एक संगीतवाद है? नहीं। संगीत का एक स्वर है? नहीं। शोर का तरंग दे रहे हैं? नहीं। ध्वनि स्तर का एक माप, यानी ध्वनि की तीव्रता मापने का एक यंत्र, एक माप है, एक मेजरमेंट है डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ध्वनि की निर्वात में चाल क्या होती है? अब देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक में भी कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि ऐसी तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर आप लोग कहीं पे बात कर रहे हो तो वो बात, अगर एक बंद कमरे के अंदर बात कर रहे हो तो क्या वो बाहर सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। लेकिन अगर उस कमरे का गेट खुला है तो आप कोई भी बात कर रहे हो, किसी की चुगली कर रहे हो, तो उस बाहर वाले व्यक्ति को जरूर सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि माध्यम खुला है, वो गेट खुला है। लेकिन निर्वात क्या होता है, वैक्यूम क्या होता है? निर्वात एक ऐसी जगह होती है जहां पे कोई भी माध्यम नहीं होता, तो वहां पे ध्वनि चल ही नहीं सकती। तो निर्वात में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको कोई भी ध्वनि उसकी सुनाई नहीं देगी किसी को। यानी अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष निर्वात ही एक तरीके से जहां पे कोई भी वायुमंडल नहीं होता, वहां पे अंतरिक्ष यात्रियों को एक दूसरे की बात सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल है ही नहीं, तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम ही नहीं मिलेगा। इसलिए ध्वनि की निर्वात में चाल क्या होती है? तो ऑप्शन आएगा, ध्वनि निर्वात में चल ही नहीं सकती। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ध्वनि निर्वात में चल ही नहीं सकती। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये सारे $1,000,000 क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है, सर्वाधिक वेग होता है ध्वनि का, यानी ध्वनि का सर्वाधिक वेग कहां होता है? मैंने आपको अभी बताया था, ठोसों में सबसे ज्यादा, द्रवों में उससे कम, और गैसों में सबसे कम। और एक बात और ध्यान रख लेना, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं, ठोसों में भी सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? स्टील में। लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी एल्यूमिनियम ऑप्शन में आ जाए तो एल्यूमिनियम पहले स्थान पे होगा, स्टील दूसरे स्थान पे होगा। ध्यान रख लेना, एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में कभी एल्यूमिनियम आएगा नहीं। तो पहली बात तो ऑप्शन देखो, वायु में, जल में, निर्वात में। निर्वात में तो चलता ही नहीं है। वायु, जल और स्टील, तीनों में ठोस कौन है? स्टील। और सबसे ज्यादा ही किसके अंदर होता है? स्टील के अंदर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। चलिए, तो सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किसके अंदर हो गई? स्टील के अंदर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज का, देखिए सामान्यतः क्या कहा जाता है, महिलाओं की आवाज जो होती है वो पुरुषों की आवाज की अपेक्षा अधिक तीखी होती है और सुरीली होती है। सामान्यतः कह रहा हूं मैं, कई कई महिलाओं की तो पुरुषों से भी बुरी होती है। ठीक है, ठीक है, तो वो अपन को एक अपवाद है, क्योंकि है ना, जब महिलाएं, कई कई महिलाएं तो ऐसे बोबाती है कि पता नहीं पड़ता कि है ना पुरुष है कौन है, कोई डाकण आगी जैसे। ठीक है, तो उस टाइप से पता नहीं पड़ता अपने को। लेकिन वो एक इसलिए मैंने पहले ही बोला आपको, सामान्यतः। तो क्या होता है, उसका कारण क्या होता है? सर ऐसा क्यों होता है? सामान्यतः आपने देखा होगा
कि महिलाओं की आवाज सुरीली होती है और पतली होती है और सुरीली होती है, ऐसा क्यों होता है? एक कंसेप्ट आता है ध्वनि का, वो आपको ध्यान रखना है, जिसको कहा जाता है पिच। क्या कहा जाता है जिसको? पिच। और इसको हिंदी में कहा जाता है तारत्व। हिंदी में कहा जाता है तारत्व और अंग्रेजी में कहा जाता है पिच। ये पिच या जो तारत्व होता है, सारी कहानी इसी की है। तारत्व क्या होता है? तारत्व किसी भी ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतना ही ज्यादा तारत्व होगा, जितना ज्यादा तीखापन होगा उतना ही ज्यादा तारत्व होगा। तो महिलाओं की आवाज का तारत्व पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होता है, यानी महिलाओं की आवाज की आवृत्ति पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसलिए उनकी आवाज थोड़ी तीखी होती है और पतली होती है और सुरीली होती है। तो आपका आंसर क्या होगा कि महिलाओं की आवाज का तारत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तारत्व कह दो या आवर्ती कह दो, बात एक ही है, क्योंकि तारत्व किस पे निर्भर करता है? आवर्ती पे निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना है महिलाओं की आवाज तीखी और सुरीली इसीलिए होती है क्योंकि उनका तारत्व क्या होता है? अधिक होता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉपलर प्रभाव किस पे संबंधित है? ये आर्मी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव होता क्या है वो समझने में आपको पूरी क्लास लग जाएगी, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। आपके सीधा प्रश्न उठेगा, इसलिए मैं लेके आया हूं ये क्वेश्चन कि डॉपलर प्रभाव बताओ किससे संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव आपके ध्वनि से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। अब सर हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा, ये समस्वरण स्टेशन क्या होता है? अरे तुम लोगों ने एफएम सुना है कि नहीं सुना? एफएम सुनते हो, 92.7 एफएम, 94.39 एफएम, ठीक है, 97.8 मिर्ची एफएम, कांदा एफएम, लसन एफएम, ये सब सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये जो एफएम होते हैं ये पर्टिकुलर एक फिक्स आवृत्ति पे ही क्यों काम करते हैं? अगर आपने देखा होगा 94.3 को अगर आप 94.2 भी कर दोगे तो खरखर आने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अनुनाद के सिद्धांत पे काम करते हैं। किसके सिद्धांत पे काम करते हैं? अनुनाद, यानी रेजोनेंस के सिद्धांत पे काम करते हैं। एक फिक्स आवृत्ति पे ही आवाज आएगी, वरना आवाज नहीं आएगी। इस घटना को क्या कहते हैं? अनुनाद। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। रेडियो या एफएम किस सिद्धांत पर काम करते हैं? अनुनाद के सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, अनुनाद क्या होता है मैं छोटी सी लाइन में बता देता हूं आपको। अनुनाद होता है जब किसी वस्तुओं की आवृत्ति, जब किसी वस्तु की आवृत्ति किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति से मैच खा जाए, समान हो जाए, तो वहां पे एक बड़ी मात्रा की ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे चीजों के टूटने का खतरा रहता है। इसी को अनुनाद कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब पुराने जमाने में जो अमीर खुसरो ने जो लिखा था अकबर के लिए ग्रंथ लिखा था, उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि जब बीरबल दरबार में गाता था, तो अकबर के दरबार में जब गाता था तो उस दरबार की कांच और खिड़कियां टूट जाते थे। ठीक है, अब ये कहावत ये पता नहीं है सच है कि नहीं है, पर लोग कहते थे बीरबल के अंदर एक कला थी इसलिए तोड़ दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे भी फिजिक्स लगती थी। भी कहा जाता है कि बीरबल की आवाज का तारत्व, उसकी आवृत्ति इतनी अधिक थी कि वो खिड़कियों के कांच वगैरह जो थे उससे मैच हो जाती थी और वो खिड़कियां टूट जाती थी। और वो किसके सिद्धांत पे काम करते थे? अनुनाद के सिद्धांत पे। तो ये अनुनाद का सिद्धांत है, बहुत ही फेमस है। एक उदाहरण आपने और सुना होगा, जहां पे भी पुल बना हुआ होता है वहां पे सैनिकों को कदम ताल करने से मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? कदम ताल करने से ध्वनि उत्पन्न होगी और वो ध्वनि उस पुल की आवृत्ति से मैच कर जाएगी, जिससे बड़ी मात्रा की ध्वनि उत्पन्न होगी और पुल टूटने का खतरा होता है। ये बहुत अच्छे उदाहरण है, लेकिन आपसे ये रेडियो वाला बहुत बार पूछा जा सकता है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका आंसर क्या होगा? अनुनाद पर आधारित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है। तरंगों के किस, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। प्रतिध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण उत्पन्न होती है? क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, प्रतिध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण उत्पन्न होती है? तो मैं थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर देता हूं। प्रतिध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण, प्रतिध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण उत्पन्न होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? मैंने अभी क्या बोला आपको, प्रतिध्वनि मतलब क्या होता है? मान लो आप चट्टान ऊपर जाओ, पहाड़ पे जाओ और पहाड़ पे जाके चिल्लाओ। जैसे वो फिल्म देखी होगी आपने, एक शाहरुख खान की, उसमें चिल्लाता है जाके, मोनिका
फिर पीछे से आवाज आती है मोनिका, मोनिका, है ना। पता नहीं उसमें क्या बोलता है, संजना बोलता है, मोनिका बोलता है, क्या बोलता है, वो आप देख लेना वो मूवी के अंदर। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही वो पहाड़ के ऊपर से आवाज निकालता है और सामने से टकरा के आवाज वापस की ओर आती है, ठीक है, तो उस ध्वनि को अपन क्या कहते हैं, उस ध्वनि को कहा जाता है प्रतिध्वनि। तो क्या होता है, टकरा के वापस आती है, किसी भी तरंग का टकरा कर वापस लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, यानी रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्रतिध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण उत्पन्न होती है, परावर्तन के कारण। किसके कारण उत्पन्न होती है, परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, आदमी के कान कट थोड़ा ना जाते हैं, काम तो बिल्कुल सही रहते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ये बात थोड़ी सी जमरी है, चलो और देखते हैं आगे। चंद्रमा पर वह विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट तो पहनते ही पहनते हैं। चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है, ये भी ठीक ठीक है, लेकिन इनमें से सबसे एक्यूरेट आंसर कौन सा है, चंद्रमा पे ध्वनि मंद गति से क्या चलेगी, और क्या अंतरिक्ष सूट पहनेंगे, क्या काम करना बंद कर दे, अरे चंद्रमा पर तो वायुमंडल ही नहीं है, और जहां पर वायुमंडल ही नहीं है वहां पे ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगी कैसे, क्योंकि ध्वनि को तो चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो चंद्रमा पर तो वायुमंडल ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है। चलिए तो ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है, उच्चता बोल दो या फिर इसको एक और कहा जा सकता है आपसे, प्रबलता, लाउडनेस। ध्वनि की उच्चता या प्रबलता किस चीज पर निर्भर करती है। देखिए मैंने आपको बोला था, एक बोला था ध्वनि की तारत्व या ध्वनि की तीव्रता, वो किस पे निर्भर करती है, आवृत्ति पे। जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतना ही ज्यादा तारत्व होगा, उतना ही ज्यादा तीव्रता होगी और उतनी आवाज ज्यादा तीखी होगी। एक होता है प्रबलता यानी लाउडनेस, प्रबलता किस पे निर्भर करती है, वो ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, ध्वनि के आयाम पर। आयाम क्या होता है, जैसे देखिए मैं आपको छोटा सा समझा देता हूं, आयाम क्या होता है। मान लो ये तरंग है, ये तरंग है, तो इस तरंग के अंदर आयाम की परिभाषा क्या होगी, आयाम ये होगा, ये जो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन है, ये वाली चीज है, ये कहलाती है आपके पास आयाम। क्या कहलाती है, आपके पास आयाम कहलाती है। तो सर ये आपके पास आयाम कहलाती है। तो आपने पुराने फोनों में, चाइना के मोबाइल में गाने सुने होंगे, उसमें जैसी आवाज तेज होती थी वो बीच में डंडी ऊपर जाती थी, फिर धीमे होती थी आवाज गाने की, फिर वो नीचे आ जाती है, फिर अचानक से बेस ज्यादा होता था, है ना, धमचिक की आवाज आती थी, फिर वो डंडी ऊपर जाती थी। तो वो आयाम ही तो था, वो और क्या था आपके पास, आयाम ही तो था। तो जैसे ध्वनि तेज होगी उसका आयाम ऊपर जाएगा, इसका मतलब ध्वनि की प्रबलता या उच्चता किस पे निर्भर करती है, आयाम पे निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 19, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है। देखिए पराध्वनिक गति क्या होती है, पराध्वनिक गतियां क्या होती है, ध्यान से सुनना। ऐसी वस्तुएं जो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड, वायु के अंदर ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड। अगर कोई भी वस्तु इस चाल से ज्यादा चाल से चल रही है तो उसकी गति कैसी गति कहलाएगी, पराध्वनिक गति कहलाएगी। ये बहुत लोगों को नहीं पता है, ध्यान रखना। पराध्वनिक गति क्या होती है, अगर कोई भी वस्तु ध्वनि की चाल जो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में, उससे ज्यादा स्पीड से चल रही है तो वो चाल क्या कहलाएगी, पराध्वनिक गति कहलाएगी। उस वस्तु की गति क्या कहलाएगी, पराध्वनिक गति कहलाएगी। तो उस पराध्वनिक गति का मापांकन किससे होता है, मैक संख्या से होता है, मैक नंबर से होता है, ध्यान रखना आपको, मैक संख्या, ठीक है ना, मैक संख्या से होता है। तो पराध्वनिक गति का मापांकन यानी इसकी इकाई कौन सी होती है, मैक संख्या होती है। क्या होती है, मैक संख्या। डायरेक्ट पूछा जाने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम्स में। चलिए आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 20, समुद्र की गहराई मापने जल के भीतर पहाड़ियां, घाटियां, पनडुब्बियां, हिमशैलों तथा डूबे जहाजों आदि का निश्चित करने में प्रयुक्त की जाने तकनीक कौन सी है। तो इन सब की जो तकनीक है वो है आपके पास सोनार। कौन सी है, सोनार। सोनार की फुल फॉर्म आप ध्यान रखना आप लोग, साउंड ऑफ नेविगेशन, या ऑफ नहीं आएगा,
साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। अब ये हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ही पूछी जाती है कई बार। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है सोनार की। सोनार क्या होती है? सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो पराश्रव्य तरंगें क्या होती है? जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। सोनार लगातार पराश्रव्य तरंगें छोड़ता रहता है, और अगर सामने मान लो कोई बर्फ की घाटी है, उससे टकरा के वापस वो तरंगे लौट गई, तो इसका मतलब बर्फ की घाटी है, और नहीं लौटी तो बर्फ की घाटी नहीं है। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी। टाइटैनिक मूवी के अंदर टाइटैनिक ऐसा जहाज होता है जो अपनी पहली यात्रा में डूब जाता है। वो क्यों डूबता है? वो इसलिए डूबता है क्योंकि उसके पायलट के अंदर पराश्रव्य तरंगों या सोनार का ज्ञान नहीं था। ठीक है, उसने ये देखा ही नहीं कि पराश्रव्य तरंगे टकरा के वापस आ रही है सोनार के अंदर, और उसने इस चीज को देखा ही नहीं कि सामने बर्फ की चट्टान है, और उसमें जाके वो बिड़ गया और जहाज जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, और उसके अंदर पानी भर गया और सारे के सारे मर गए। चलिए, तो हमें ध्यान रखना है सोनार जो होता है, सोनार से ही ये सारी चीजें पता की जाती है। पनडुब्बियां, हिमशैल तथा हिमशैल होते हैं बर्फ की चट्टानें। ठीक है, डूबे जहाजों की स्थिति, इन सब की स्थिति किससे पता की जाती है? सोनार से। और सोनार के अंदर भी कौन सी तरंगे उपयोग में लाई जाती है? पराश्रव्य तरंगे, जिनको कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। यहाँ पे ऑप्शन अल्ट्रासोनिक भी दे रखा है, लेकिन अगर उपयुक्त आंसर देखें तो सोनार होगा, क्योंकि सोनार के अंदर पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। युक्ति का नाम कौन सा है, यानी मशीन कौन सी है? सोनार मशीन है। चलिए, प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं 20। ठीक है, और पिछली क्लास में भी अपन ने 20 क्वेश्चन करे थे, और इस क्लास में भी अपन ने पूरे 20 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और ये टॉप क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने इनको कर लिया, मैं आपको एक चीज की श्योरिटी दे रहा हूं कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूरे एज इट इज आपको मिलेंगे। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, किसी के भ्रम में मत रहना, किसी के बहकावे में मत रहना। आपको अपनी तैयारी उसी लगन से करनी है जैसे आपने पिछली बार करी थी। जैसे आप ये सोचो कि परमानेंट भर्ती है, उसी तरीके से, तो आपको उसी तरीके से, उसी लगन से, उसी मेहनत से तैयारी करनी है, और हम आपकी इस तैयारी में पूर्ण रूप से साथ हैं। कल से हम आपके लिए टेस्ट पेपर भी लाने जा रहे हैं। ठीक है, और रोज आपका टेस्ट पेपर होगा एक, और आप उस टेस्ट के लिए सॉल्यूशंस वगैरह आपको उपलब्ध कराए जाएंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं अपन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। जय हिंद।